हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग वाईफाई। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ठंड भरी सुबह शाम के अंदर, जहां पर हम काफ़ी अच्छे प्लेस से आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा, बट मेरा काम है कि कंसिस्टेंसली वीडियो बना, चाहे घूमता रहूं चाहे फिरता रहूं, पर आपके लिए एक वीडियो आना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ बैठ के एक ठंडे दिमाग से सोचा है कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जाए, जो कि नॉर्थ से 10 अपकमिंग होने वाला है। उसमें आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगा। मैं पहले बोल चुका हूँ कि केवल मैं ज़्यादा आपको लेंथी वीडियोस नहीं दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन करना है वो करना है। मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और आपको क्या आंसर वहाँ पर हिट करना है। मतलब अगर आप 15 मिनट की मेरी क्लास देख के जाते हो तो डेफिनेटली अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ये गारंटी मैं आपके यहाँ पर लेके चल रहा हूँ शुरू से। तो नर्सिंग वाईफाई एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपका ऑल और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, आपका रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलोअर्स हैं, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। जो भी यूट्यूब पे हमारे ऑडियंस है उनको बोलना चाहूँगा। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। वेल नोन टॉपिक है, आप सबने सुना भी होगा कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता क्या है। फिर भी मैं जो नए बच्चे जस्ट लाइक बीएससी नर्सिंग जिन्होंने पास आउट किया है उनके अंदर एक क्रिटिकल क्वेश्चंस पढ़ाए नहीं जाते, ऐसे टॉपिक पढ़ाए नहीं जाते, तो उसकी बात करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कि एंडोट्रेकियल होता क्या है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है क्या। तो देखो यहाँ पर अगर बात करूँ, एक ट्यूब होती है, एक पाइप होता है। इट इज़ द प्लेसमेंट इनटू द ट्रेकिया। जो एक पाइप होगा जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, कोई ऐसा पर्सन है जिसको क्या नहीं है, सांस नहीं आ रहा है या हो रहा है कि सांस लेने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, तो हम क्या करते हैं, माउथ के थ्रू एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं विंड पाइप का मतलब ट्रेकिया के अंदर, और क्या करते हैं, उसका एयरवे को सिक्योर करते हैं। तो उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, यहाँ पर एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, और ट्यूब को डालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंट्यूबेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ ए ट्यूब इनटू द ट्रेकिया विंड पाइप इन ऑर्डर टू मेंटेन एन ओपन एयरवे। किसी भी पर्सन का एयरवे को सिक्योर करने के लिए जो ट्यूब डाली जाती है उसे एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, और पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन बोलते हैं। अब बात करें यहाँ पर कि एंडोट्रेकियल जो इंट्यूबेशन है वो किस किस केस में आपका क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, मतलब कहाँ कहाँ आपको ये करना पड़ता है, इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। तो ऐसा बच्चा जिसको एपनिया, और एपनिया किसे बोलते हैं, कोई भी बच्चा अगर मोर देन 20 सेकंड से ज़्यादा क्या करता है, रेस्पिरेशन को विद होल्ड कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपनिया बोलते हैं। आपको पता है ये भी क्वेश्चन बनता है एम्स के अंदर कि एपनिया किसे बोला जाएगा। तो मोर देन 20 सेकंड से ज़्यादा अगर कोई भी बच्चा क्या करे, रेस्पिरेशन को विद होल्ड कर ले, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एपनिया बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एआरडीएस। एआरडीएस क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। किसी भी बच्चे के अंदर अगर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है, जस्ट लाइक एग्जांपल आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो उस केस में भी क्या करते हैं, उसको इंट्यूबेट करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, किसी का क्या हो गया है, हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट बात करें अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, चोकिंग हो गया है, जस्ट लाइक मान लीजिए किसी पर्सन ने कुछ ले लिया है जिस वजह से एयरवे क्या है, पेटेंट नहीं है, तो उसके में भी क्या, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर भी क्या करेंगे हम यहाँ पर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे। नेक्स्ट है ट्रोमा। ट्रोमा इंजरी हो गई है, कोई सीवियर इंजरी हुई है, ठीक है, सीवियर इंजरी के केस में भी हम क्या करेंगे, इंट्यूबेशन करेंगे। बर्न, अब देखो अगर आपने बर्न टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर बोला जाता है कि जब अपर चेस्ट, अपर टोर्सो, चेस्ट, नेक एंड फेस बर्न होता है तो वहाँ पर जो ओरल म्यूकोसा है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। जब ओरल म्यूकोसा के अंदर स्वेलिंग आएगी तो एयरवे क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी। तो उस केस में भी क्या करते हैं हम यहाँ पर इंट्यूबेट करते हैं। तो ये तो बात हुई कि किस किस केस में हम इंट्यूबेशन करते हैं, एपनिया, एआरडीएस, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रॉमा इन एयरवे एंड बर्न के अंदर। बर्न में भी कहाँ पर, चेस्ट, नेक एंड फेस पे हम क्या करेंगे, इंट्यूबेट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट अलग से यहाँ पर टॉपिक रहेगा कि किस केस में हम यहाँ पर इंट्यूबेट नहीं करेंगे। तो देखो हमने बोला कि बर्न के अंदर हम क्या करते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं, बट किस बर्न के अंदर इंट्यूबेशन नहीं करते वो यहाँ पर हमने मेंशन करते हैं कि किसी पर्सन को इनहालेशन बर्न हुआ है, गर्म पानी पी लिया है, गर्म दूध पी लिया है, ठीक है, उसके ऐसे ओरल म्यूकोसा इनसाइड द ट्रीकिया जो म्यूकोसा है, या बात करें कि ईसोफेगस की जो म्यूकोसा है उसके अंदर क्या हो गया, बर्न हो गया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और क्या होगा, एयरवे बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा या उसमें रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आएगी, तो हमें इंट्यूबेशन करना चाहिए। तो यहाँ पर इंट्यूबेशन क्यों नहीं करते हैं कि उस केस में क्या हो सकता है, जब आप इंट्यूबेट करोगे तो हो सकता है वो
इन्फ्लामेशन स्वेलिंग क्या हो बढ़ जाए और कंप्लीट क्या हो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। तो इनहालेशन बर्न के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली अगर नॉर्मल जनरली बर्न है, हल्का सा बर्न है, तो एनआरबीएम मास्क लगाते हैं, टाइट फिटिंग एनआरबीएम मास्क वहाँ पर लगाते हैं। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। या फिर क्या करेंगे दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा इनहालेशन बर्न हुआ है, सीवियर बर्न हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रेकेस्टोमी करेंगे भाई। सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ट्रेकेस्टोमी उसका कर दो। चलेगा, आगे बात करते हैं और एम से रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इंट्यूबेशन इंडिकेशन के अंदर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इंपॉर्टेंट, ऑनर सेट में आया हुआ है। जैसे बोलते हैं हम कि इंट्यूबेट करने के लिए क्या तो हम एक स्कोर हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे बोलते हैं जीसीएस, ग्लासको कोमा स्केल। अगर ग्लासको कोमा स्केल के अंदर किसी पर्सन का स्कोर अगर 8 से कम आ जाए भाई साहब, क्या आ जाए, 8 से कम आ जाए, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पुअर सेंसोरियम, क्या बोलते हैं हम इसको, पुअर सेंसोरियम होने की वजह से उस पर्सन को क्या कर देते हैं, इंट्यूबेट कर देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंडिकेशन ऑफ द जीसीएस ऑफ द इंट्यूबेशन क्या रहेगा, लेस देन 8। अगर मार्किंग क्या आ रही है, 8 से कम आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इंट्यूबेट करेंगे। नेक्स्ट बात करें गुलियन बारी सिंड्रोम। जीबीएस पेशेंट में क्या होता है, असेंडिंग पैरालिसिस होता है कि धीरे पैर से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ऑटोइम्यून डिजीज है और धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा और रेस्पिरेटरी मसल्स को क्या करेगा, पैरालाइज करेगा। तो उस केस में भी क्या करते हैं, इलेक्टिव इंट्यूबेशन, पर्सन को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बचाने के लिए या रेस्पिरेटरी मसल्स के पैरालाइज होने से पहले हम क्या करते हैं, इलेक्टिव इंट्यूबेशन करते हैं। किसके अंदर, जीबीएस के अंदर, गुलियन बारी सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट बात करें एब्सेंस ऑफ द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अगर किसी पर्सन के अंदर कफिंग एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट है, मतलब न्यूरोलॉजिकल कोई ना कोई इश्यूज आ गए हैं, तो उस केस में भी क्या कर देंगे, इलेक्टिव इंट्यूबेशन कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कि किस किस केस में हम क्या करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं। इसके अलावा देखो और किस केस में करते हैं, अगर मान लो किसी पर्सन की सर्जरी होने जा रही है, तो सर्जरी में क्या देते हैं हम उसको, एनेस्थेसिया देते हैं, दैट इज सडेशन। और उस वजह से भी क्या हो सकती है, जैसे सक्सेनाइल कोलिन दे दिया, तो उसमें क्या होगा, मसल रिलैक्सेंट होता है। मान लीजिए रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्स हो गई, ज़्यादा डोज चला गया, तो उसमें भी क्या करते हैं, प्रिकॉशंस के लिए, मतलब पर्सन के एयरवे को सिक्योर करने के लिए पर्सन को पहले ही क्या कर दिया जाता है, सर्जरी से पहले इंट्यूबेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या देते हैं, इंट्यूबेशन वहाँ पर करते हैं। कोई पर्सन होगा इसको पॉइजनिंग केस है, सीवियर पॉइजनिंग केस में करेंगे। एनाफाइलेटिक रिएक्शन में भी क्या होता है भाई, रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में भी क्या करते हैं, यहाँ पर हम इंट्यूबेशन करते हैं। तो ये थे अदर इंडिकेशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को इंट्यूबेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन, कि किस किस रूट से एंडोट्रेकियल ट्यूब को क्या किया जाता है, इंट्यूबेट किया जाता है। तो देखो दो तरह का एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन होता है, एक होता है ओरल ट्रेकियल इंट्यूबेशन जो कि जनरली किया जाता है। मोस्ट कॉमन अगर बात करें जो इंट्यूबेशन होता है वो कौन सा होता है, ओरल ट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है। सेकंड बात करूँ, सेकंड मोस्ट कॉमन जो होगा वो होगा नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। अब इसका मतलब क्या है वो समझिएगा, अगर माउथ के थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब ओकल कॉर्ड्स के अंदर या बात करें ट्रेकिया के अंदर प्लेसमेंट किया जाएगा तो उसे ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन बोलेंगे। नेजोट्रेकियल क्या है कि नोज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ईटी ट्यूब प्लेसमेंट कर रहे हैं, कहाँ पर, लैरिंग्स एंड ओकल कॉर्ड्स के अंदर, तो उसे बोलेंगे नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन बोलेंगे। जनरली मोस्ट कॉमन कौन सा किया जाता है, ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन कि प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब इन द ओकल कॉर्ड्स नोन एज ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन। किसी पर्सन के अंदर अगर हम क्या कर रहे हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब को ओकल कॉर्ड्स के अंदर डाल रहे हैं तो उसे ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन बोलते हैं। अब देखो इसको करा क्यों जाता है, इसके एडवांटेज क्या है कि एक तो ओरोट्रेकियल ट्यूब जो होता है इजीली हम क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग कर सकते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, इजीली सक्शन करेगा और क्विक मेथड है, बहुत जल्दी इंट्यूबेट कर पाएंगे कंपैरिजन द नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। उसमें टाइम लगेगा, बहुत डिफिकल्ट भी होता है, ओरोट्रेकियल बहुत ज़्यादा ईजी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें पर्सन कफिंग करेगा, जैसे ट्यूब डालेंगे प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स शो करेगा, कफिंग करेगा, एक्सेसिव स्लाइवेशंस होगा यहाँ पर, ठीक है। सेल्फ एक्सटूबेट कर लेता है, अगर उसको सडेशन नहीं चल रहा है तो ट्यूब खींच लेगा, बाहर निकाल देगा। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमने ट्यूब डाला रखा तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रेकियल के अंदर या ट्रेकिया के अंदर क्या हो जाते हैं, अल्सर फॉर्मेशंस हो जाते हैं। तो जो ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जाता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मैक्सिमम 6 to 7 डेज के लिए किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन कि ट्यूब प्लेसमेंट थ्रू द नोज इन द ओकल कॉर्ड्स या ट्रेकिया, उसे बोलते हैं नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। किस किस केस में करेंगे भाई, अगर ओरल कैविटी में कोई मांस है, मान लो जिस लाइक मैं एग्जांपल और भी देता हूँ कि ओरल ट्रेकिया कुछ मतलब ऐसा कोई मांस आ गया है जिस वजह से ट्यूब नहीं जा पा रही,
तो उस केस में करेंगे। ओरल सर्जरी जस्ट लाइक एग्जांपल कि आपका क्लेप लिफ्ट क्लेप पैलेट वाला बच्चा था, उनमें मोस्ट कॉमनली निमोनिया होता है। अब बच्चा का हमने सर्जरी कर दिया और निमोनिया की वजह से क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हो रही है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, ओरल तो हमने पैक कर रखा है सर्जरी में, तो उस केस में क्या करेंगे, हम नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे। मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया कि मैंडिबल बोन में अगर फ्रैक्चर है तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, हम नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे। नेक इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो होता है उस केस में भी क्या करेंगे, नेजल ट्रेकियल इंट्यूबेशन यहाँ पर प्रेफर करेंगे। किस केस में नहीं करेंगे, अब यहाँ पर पूछेगा नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन कहाँ पर नहीं किया जाता है, तो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर या बेसल स्कल फ्रैक्चर जो होगा उसमें नहीं करेंगे, जहाँ पर नाक से क्या होता है आपका CSF बाहर की ओर आता है, जिसे बोलते हैं राइनोरिया, या बहुत ज़्यादा स्नीजिंग केस है या इन्फेक्शन हो रहा है उस केस में नहीं करेंगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है किसी पर्सन को, उस केस में नहीं होगा, क्योंकि नर्व्स के अंदर इजीली क्या हो सकता है, ब्लीड हो सकता है। नेजल पॉलिप्स, कोई पॉलिप्स है नाक के अंदर, कोई मांस बना हुआ है, तो उस केस में नहीं करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इक्विपमेंट कि यहाँ पर एंडोट्रेकियल ट्यूब को प्लेसमेंट करने के लिए कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। तो ट्यूब को इनसाइड द ट्रेकिया डालने के लिए जो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है होता है लेरिंजोस्कोप प्लस ब्लेड। लेरिंजोस्कोप आजकल डिजिटल भी आते हैं और मैनुअल जो हम पुराने यूज़ करते हैं वो भी आते हैं। अब बात करें यहाँ पर लेरिंजोस्कोप का कोई इशू नहीं है, अगर डिजिटल है तो उसमें डायग्राम दिखेगा, वोकल कॉर्ड क्लियर नजर आएंगे, ईजी टू इंट्यूबेट होगा। और दूसरा अगर हमने लाइट लेरिंजोस्कोप या फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंजोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, दो तरह की ब्लेड यूज़ करते हैं, एक मैकिन्टोश एक मिलर। मैकिन्टोश जो ब्लेड होती है वो कर्व ब्लेड होती है, घुमा हुआ ब्लेड होता है, डायग्राम दिखाऊंगा मैं अभी आपको। मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं किसके अंदर, एडल्ट पेशेंट के लिए। जबकि मिलर जो ब्लेड होती है वो स्ट्रेट ब्लेड होती है, यूज फॉर न्यू बॉर्न एंड चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमनली जो अगर पूछा जाए कि न्यू बॉर्न के लिए कौन सी ब्लेड यूज़ की जाती है, स्ट्रेट ब्लेड यूज़ करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, मिलर ब्लेड होता है। इसके अंदर ईजी टू होता है बच्चे को क्या करना, इंट्यूबेट करना। देखो अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं, पहले डायग्राम देख लो। ये लेरिंजियोस्कोप के आपके सामने, ठीक है, लेरिंजियोस्कोप है, यहाँ पर लाइट सोर्सेज है और यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्व ब्लेड जुड़ा हुआ है। दो तरह की ब्लेड है, एक है आपके पास कौन सी, एक है मिलर, एक है आपके पास क्या, मैकिन्टोश। दो तरह की यहाँ पर ब्लेड दे रखी है। मिलर जो होती है वो स्ट्रेट है, मैकिन्टोश क्या है हमारे पास, कर्व ब्लेड है। नेक्स्ट बात करें अब कितने एज के लिए कौन सी ब्लेड यूज़ होगी। अगर कोई बच्चे की एज 0 to 3 मंथ है तो उसके लिए कौन सी ब्लेड यूज़ करेंगे, हम 0 नंबर का ब्लेड यूज़ करेंगे। लेरिंजियोस्कोप सेम रहता है, ब्लेड साइज क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। 3 मंथ से 3 ईयर है, 3 मंथ से 3 ईयर है तो 1 नंबर का क्या करेंगे, स्ट्रेट ब्लेड यूज़ करेंगे। मैंने बोला कि बच्चों के लिए कॉमनली क्या करते हैं, स्ट्रेट ब्लेड यूज़ करते हैं। 3 से 12 साल का कोई बच्चा है तो 2 नंबर का स्ट्रेट या कर्व ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। 12 से 18 साल का कोई लड़का या लड़की है या एडल्ट है, उसके अंदर क्या करेंगे, 3 नंबर का ब्लेड वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। तो एम्स के ये भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा ब्लेड साइज आपसे वहाँ पर पूछ सकता है। चलेगा, आगे बात करते हैं यहाँ पर एंडोट्रेकियल ट्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्यूब क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो टाइप्स ऑफ एंडोट्रेकियल, दो तरह की ट्यूब्स होते हैं, एक कफ्ड ट्यूब होते हैं, एक अनकफ्ड ट्यूब होती है। मतलब एक के अंदर बलून आता है, एक के अंदर बलून नहीं आता है। जो कफ्ड ट्यूब्स होती है जनरली मोर देन 8 ईयर ऑफ एज चाइल्ड, 8 साल से बड़े बच्चों के लिए यूज़ करते हैं और एडल्ट तक यूज़ करते हैं, ताकि जो माइक्रो सिक्रेशंस है, स्लाइवेशन के जो माइक्रो सिक्रेशंस है वो कहाँ ना जाए, अंदर ट्रेकिया के अंदर ना जाए और एस्पिरेशन के चांसेस ना बने। नेक्स्ट बात करें फॉर्मूला क्या होता है, ईटी ट्यूब, कफ्ड ईटी ट्यूब को साइज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होगा, एज, जो भी पर्सन की एज है वो डिवाइड बाई 4 एंड प्लस 3 यहाँ पर रखेंगे किसके लिए, कफ्ड ट्यूब के लिए। दूसरा होता है अनकफ्ड ट्यूब, जो जनरली अनकफ्ड ट्यूब होती है वो न्यूबॉर्न चाइल्ड्स के लिए यूज़ करते हैं या लेस देन 12 साल से कम जो बच्चे हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, यहाँ पर अनकफ्ड क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज जो ओकल कॉर्ड्स होता है वहाँ पर इजीली जाके क्या होती है, ट्यूब फिक्स हो जाती है, ओकल कॉर्ड के साइज के इक्वल होता है, इसलिए वहाँ पर माइक्रो एस्पिरेशन होने के चांसेस कम होते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पेशेंट में होता है उसके चांसेस कम होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए अगर बात करूँ, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा आप कि क्या मार्क करना है, एज डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस 4, ये किसका फॉर्मूला है, अनकफ्ड ट्यूब साइज का फॉर्मूला है। अब देखो मैंने बहुत सारे यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने सब एज ग्रुप के ट्यूब यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि प्री टर्म बेबी है 2.5 यूज़ करेंगे, फुल टर्म बेबी है 3 यूज़ करेंगे, पीछे लिखा हुआ है कफ्ड है अनकफ्ड है, तो मोस्टली अनकफ्ड यूज़ कर रहे हैं 8 साल तक। हम यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 8 साल तक क्या करेंगे, अनकफ्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि डिस्टेंस कितने रखते हैं, मतलब किस साइड पर हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, जनरली लेफ्ट साइड पर फिक्स करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा है प्रीटर्म बेबी तो उसमें क्या करेंगे, वेट इन केजी, जो भी बच्चे का वेट है प्लस 6 से क्या कर देंगे,
प्लस कर देंगे। तो उस पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिप्स के कॉर्नर पे फिक्स करेंगे। मान लीजिए ट्यूब का साइज हमारा कितना था, उसमें एक ट्यूब में मार्किंग होती है 0 से लेकर 13, 14, 15 ऐसे। तो वहाँ पर कहाँ पर फिक्स करना होगा, इंटरनल डायामीटर जो है ट्यूब साइज के बारे में फिक्सिंग सेंटीमीटर के अंदर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ट्रेकिया के अंदर प्लेसमेंट किया, वहाँ से लिप्स के कॉर्नर पर कितना सेंटीमीटर, अगर मान लो 2 किलो का बच्चा है तो कितना होगा, अगर 2.5 का ट्यूब यूज़ करें 2 + 6 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ फिक्स कर देंगे उसको, लगभग 8 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, लिप्स के लेफ्ट कॉर्नर पे क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो यहाँ से आप ट्यूब साइज कॉपी कर लेना कि कौन कौन से ट्यूब यूज़ की जाती, काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है और आपको मैं शेयर भी कर दूंगा क्लास के बाद ग्रुप में। चलो अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर जो मेन है कि कौन कौन से एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मीन्स ऑफ mm या जो ID होती है ट्यूब की 2.5 mm, ये क्या है, ट्यूब की ID बोला जाता है, आइडेंटिफिकेशन ट्यूब बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो ID का मतलब हो गया इंटरनल डायामीटर, जो भी ट्यूब के पीछे साइज लिखा हुआ है वो किसके बारे में बताता है, इंटरनल डायामीटर के बारे में बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूब साइज, जो अभी तक पूछा गया कि 1000 ग्राम से कोई कम बेबी है तो उसके लिए कितना ट्यूब साइज यूज़ करते हैं, 2.5 यूज़ करते हैं। 1 to 2 kg है तो कितना यूज़ करेंगे, वहाँ पर 3 यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 kg से ज़्यादा है कितना यूज़ करेंगे, 3.5 यूज़ करेंगे। 2 kg से ज़्यादा है तो 3.5 यूज़ करेंगे। अगर 3 kg से ज़्यादा रहेगा तो 4 mm का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करें गेस्टेशन वीक के अकॉर्डिंग भी दे रखा है कि 28 वीक से कम है बच्चा तो 2.5, 28 से 34 वीक के आसपास है तो 3.0, 34 से 38 वीक है 3.5 और 38 से 42 वीक है तो 4 mm का ट्यूब यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट बात करता हूँ एडल्ट फीमेल के बारे में पूछा गया, ET ट्यूब साइज कौन सा यूज़ करते हैं, तो 7 से लेकर 7.5 mm का ET ट्यूब साइज यहाँ पर यूज़ करते हैं। एडल्ट के लिए कितना यूज़ करते हैं, 7.5 mm से लेकर 8.5 mm या 8 mm का ट्यूब यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इनके अंदर इंसर्शन डेप्थ कितना होता है, तो इनकी डेप्थ कितनी रखेंगे भाई, यहाँ पर 21 से 23 सेंटीमीटर तक क्या होती है, ET ट्यूब की डेप्थ होती है, जो कहाँ जाकर फिक्स होती है, कैरियाना के आसपास जाके क्या होती है, फिक्स होती है, वहाँ पर उसकी पोजीशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बेस्ट वे टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ ET ट्यूब की पोजीशन कैसे कंफर्म करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, एक्सरे कर लेंगे, उससे पता लग जाएगा ET ट्यूब कहाँ पर जाके फिक्स हुई है। दूसरा ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर नॉर्मली कैफनोग्राफी क्या है कि इसके अंदर एंड टाइडल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि जो ट्यूब प्लेसमेंट किया है हमने वो ट्रेकिया में है या बात करें कि आपका ईसोफेगस में, क्योंकि हो सकता है एक्सरे में जब आप देख रहे हो तो क्लियर विजन ना बने, तो मोर कंफर्म करने के लिए कैफनोग्राफी करेंगे, उसमें एंड टाइडल वॉल्यूम चेक करेंगे और उससे पता लगेगा कि ट्यूब ईसोफेगस में है या आपका ट्रेकिया के अंदर है। नेक्स्ट बात करें कि जो कव्ड ट्यूब होती है उसका प्रेशर कितना रखा जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 20 cm/H2 उसका प्रेशर रखा जाता है। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर रखेंगे तो वहाँ पर जो ट्रेकियल अल्सर है, जो अल्सर होने वाले वो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, जब हमने वादा किया है कि 15 मिनट में वीडियो खत्म कर देंगे, तो पहला पार्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। एंडोट्रेकियल ट्यूब से रिगार्डिंग मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे किस प्रकार से एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन किया जाता है या नॉर्मल सिक्वेंस क्या होता है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, किस प्रकार से कौन कौन से आर्टिकल अरेंज करते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द नर्सिंग वाईफाई।